प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके कंट्रोल संभाल लिया 1858 से लेकर 1947 तक आजादी जब हुई तब तक। जो उनकी लिमिट थी 20 करोड़ की एसेट की, उसको हमने बढ़ा के कर दिया 100 करोड़। लेस रेगुलेशंस फॉर बिग फर्म्स। से वो स्टैब्लिश इन 1988 एंड गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी पावर्स इसको कब मिली? गॉट स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 में आके मिली स्टैट्यूटरी पावर्स। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, डे नंबर कौन सा आ गया बेटे? 29। और क्या बात है सर, लास्ट चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी पे आ चुके हैं बेटा। लास्ट चैप्टर की रिवीजन चल रही है, बढ़िया तरीके से करेंगे बेटा। चैप्टर 10 बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, इंफॉर्मेशन से भरपूर चैप्टर बेटा। तो बढ़िया तरीके से सारा कुछ कवर करते हैं मजेदार तरीके से बेटा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज। तो जानदार, शानदार और जबरदस्त, लेट्स गो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा। ये जो चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी, थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक ही चैप्टर है, 10 मार्क्स की करीब वेटेज रखता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर के अंदर। कुछ टेक्निकल नहीं है, साफ बता रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान लगा के या बहुत ज्यादा कुछ आपको समझना है कोई चीज, आपको इसमें लर्न करना है। इट इज अ लर्निंग वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो है क्या बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द 17th सेंचुरी से लेकर टिल नाउ, आज तक क्या क्या हुआ, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की बेटा सारी जर्नी है हमारी इकोनॉमी की। तो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी की हिस्ट्री बताता है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, देखिए किसकी, हमारे पास एक टाइम पीरियड कौन सा आया, 1850 से 1947 वाला। इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इरा से पहले क्या स्टोरी थी। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी एंशिएंट प्रॉस्पेरिटी थी। तो फर्स्ट टू 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट इकोनॉमीज, कंट्रोलिंग 1/3 से लेकर 1/4 से 1/4 ग्लोबल वेल्थ बेटा। 1/3 से 1/4 ग्लोबल वेल्थ जो है हमारी इंडिया के पास थी। नाम कहते याद है ना, सोने की चिड़िया बोलते थे इंडिया को, ऐसे ही थोड़ी बोलते थे भाई। इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे एंड कमर्शियल सिटीज थी। बढ़िया चल रहा था सब कुछ, ब्रिटिशर से पहले कोई दिक्कत नहीं थी। सारे विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट, सब अपना खा रहे थे, कमा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, है ना। तो भैया एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट सेक्टर था मोस्टली लोग, क्योंकि एजुकेशन वगैरह नहीं थी, और एजुकेशन छोड़ो इतना सेटअप भी नहीं था, इंडस्ट्रियल सेटअप, है ना। सर्विस सेक्टर तो दूर दूर तक नहीं था, तो इसलिए सारा सेटअप ही मेन एग्रीकल्चर का था। तो ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी किस में इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर में, या स्किल्ड आर्टिशंस थे जो कि वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स होते थे। हमारे इंडिया से बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स बाहर जाता था, मतलब इतना ज्यादा स्किल्ड थे लोग ये वाले काम करने में कि यहां से बाहर तक पॉपुलैरिटी थी इंडिया की, है ना। ब्रिटिशर ने सबसे पहले आके यही बंद कराया, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल जो हमारा मेन हमारा यहाँ पर काम था लोगों के पास, सबसे पहले वही बंद करा था आके, है ना। चलिए बेटा कॉलोनियल इंपैक्ट बोले तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1757 से मेरे बच्चों कब तक, 1858 तक तो था कौन सा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। फिर 1858 में इनको खदेड़ दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आके कंट्रोल संभाल लिया 1858 से लेकर 1947 तक आजादी जब हुई तब तक। कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नाम पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ब्रिटेन में। अब देखो क्यों आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ पर, क्या करने आए थे? एक्चुअली में उनके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनको इंडस्ट्रीज बनानी थी। अब उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में और बहुत इजीली इंडिया में अवेलेबल था। इंडिया में बहुत इजीली, बहुत आराम से अवेलेबल था रॉ मटेरियल, कॉटन, जूट, ये सब इंडिया में बड़े आराम से मिलता था। तो और इंडिया को देखा उन्होंने वहां पर कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, है ना, ज्यादातर एग्रीकल्चर में घुसे लोग हैं, तो इजी टारगेट लगा उनको, इंडिया बड़ा इजी टारगेट लगा और आकर उन्होंने फटाफट यहां पर कब्जा कर लिया, है ना, और सबको अपना गुलाम बनाया और जो भी चीजें करी, राइट। नाउ क्या जरूरत थी? नीड फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट की जरूरत थी उनको बेटा। किस चीज की जरूरत थी? रॉ मटेरियल और मार्केट्स की, इसलिए वो इंडिया में आए थे। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ लगा दिया गया, देखो ध्यान से, इंडिया एक्सपोर्ट को हैविली टैक्स लगाया, इंपोर्ट पे कम करा, ताकि हम एक्सपोर्ट ना कर पाए, इंपोर्ट हम कर लें जितना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा पैसा बाहर ही जाएगा सारा, है ना। एक्सपोर्ट हम कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट पे हैवी टैरिफ लगा दिया, तो इंडियन गुड्स बिकम अनकॉम्पिटिटिव, हमारे गुड्स बिल्कुल ही अनकॉम्पिटिटिव बन गए, इंडियन गुड्स में कॉम्पिटिशन ही खत्म हो गया, ठीक है जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट खत्म ड्यू टू मशीन मेड इंपोर्ट्स एंड कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम वेस्टर्न गुड्स, है ना, टुवर्ड्स, हम वेस्टर्न गुड्स की तरफ इतना ज्यादा इंक्लाइंड हो गए कि हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरे तरीके से खत्म। ब्रिटिशर्स ने आके सबसे पहले बोला ना, वही खत्म करा। सारा कल्चर कहां शिफ्ट हो गया हमारा? वेस्टर्न गुड्स की तरफ, बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिशर्स, है ना। चलो
कॉन्सिक्वेंस क्या मिले? मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन टू द एग्रीकल्चर, और लोग भाग भाग के फिर एग्रीकल्चर में घुस गए क्योंकि इतने स्किल्ड तो थे नहीं। ओवर क्राउडेड मिला एग्रीकल्चर, लैंड फ्रेगमेंटेड मिला, सबसिस्टेंस फार्मिंग और पॉवर्टी, कोई कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर रहा था, लोग सिर्फ अपने जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन चलाने के लिए फार्मिंग कर रहे थे बस, कि जो उग जाएगा वो खा लेंगे। कुछ उसको बेच नहीं पा रहे थे, कोई उसकी मार्केट नहीं कर पा रहे थे, कोई अर्निंग नहीं कर पा रहे थे, कोई अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जमींदारी सिस्टम आ गया बहुत ज्यादा, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हुआ, हाई रेंट, एब्सेंटी लैंड लॉजिज्म देखने को मिला, यानी कि जो एक्चुअल ओनर्स थे जो वो थे ही नहीं, उनकी जगह जमींदार सिस्टम आ गया था, उनको पैसे दे के जो लगान सिस्टम था उसके अंदर उनको फंसा के रखा ताकि वो एक्चुअल अपने लैंड के ओनर्स बन ही ना पाए, ओनरशिप का यूज कर ही ना पाए। राइट, डेट ट्रैप में फंसा के रखा उनको मनी लेंडर्स ने, निगलेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कोई प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं था, सारा उनको किसमें फंसा के रखते थे? उधार के जाल में, उधारी देते रहते थे और उसके बदले कहते थे काम करो हमारे पास। वो काम करते करते उनकी उम्र निकल जाती थी, उनकी बच्चों की उम्र निकल जाती थी, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिशर्स ने थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन करा अपने बेनिफिट के लिए, हमारे लिए नहीं करा। वो बात अलग है कि इंडिया को उसका बेनिफिट मिला बाद में, पर इनिशियली इन्होंने वो सारा कुछ अपने लिए करा था, है ना। 1850 में कोई फैक्ट्री नहीं थी 1850 से पहले। ग्रोथ इन कॉटन मिल्स देखने को मिली मुंबई अहमदाबाद में, जूट मिल्स देखने को मिली कलकत्ता में, बाकी इंडस्ट्रीज पेपर लेदर आयरन एंड स्टील, ये सारी तरह की इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिली कहां पर? इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बाय ब्रिटिश टू अवॉइड कंपटीशन। बाय 1946 मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूडिंग स्मॉल स्केल 7%, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 7% ऑफ द एनडीपी। फैक्ट्री इंप्लॉयमेंट में बात करें तो 1.4% ऑफ द पॉपुलेशन फिर फैक्ट्री इंप्लॉयमेंट में शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्रीज ओपन करी तो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा शिफ्ट आ गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है बेटा। नाउ इंडियन इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब हम बात कर रहे हैं 1947 के बाद, या हम कह सकते हैं 1991 तक, मतलब एक इरा हमने उठाया इसके अंदर, 1947 से 1991 तक क्या हुआ, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 1991 के बाद लेकर और अभी तक क्या हुआ, है ना, इस तरीके से बेटा। नाउ 1947 से 91 की बात करें तो इनिशियल कंडीशन क्या थी? जब नया नया ताजा ताजा देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत ज्यादा हालत खराब करके गए थे बेटा ब्रिटिशर्स, हमारी बहुत ज्यादा खस्ता हालत करके गए थे, सब उजाड़ के ले गए थे, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने, है ना। ओवरवेलमिंगली रूरल, मोस्टली इलिटरेट पीपल थे, वेरी पुअर, लिटरेसी रेट था 18%, सिर्फ 18% लोग पढ़े लिखे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीबन 32 साल थी, 32 साल ही जी पाते थे लोग, निकल लेते थे उसके बाद। हाईली स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी विद डीप इनइक्वालिटीज, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिलती थी। तो ये इंडिपेंडेंस हुआ तो सही, लेकिन उसके बाद हमारी इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत टाइम लग गया था। मेन बात पता क्या थी? सबसे मेन बात कि 1991 तक हम लोग इतना ज्यादा सहमे हुए थे कि भैया देश अभी नया नया आजाद हुआ है, तो वी आर नॉट एबल टू कोऑपरेट और वी आर नॉट एबल टू अलाउ द ट्रेड। हम दूसरी कंट्रीज के जैसे ट्रेड कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हम डरे हुए थे फिर दोबारा कब्जा ना हो जाए, वैसी हालत खराब थी कंट्री की, राइट। तो यहीं पर ही कंट्री की गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगाना शुरू करा, सोशलिस्ट बनाया इकोनॉमी को, यानी सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने लिया और कोशिश करी चलाने की। 1991 तक बहुत कोशिश करी, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंसिंग लगा के रखी, ट्रेड को ब्लॉक करके रखा और कोशिश करा कि सरकारी चलाने की। वो बात अलग है कि नहीं चल पाई बाद में, फिर हमें चेंजेस करने पड़े एट लास्ट, वो सब बात की बात है, पर कोशिश ये रही थी। और इस वजह से हम बाकी देशों से और पीछे हो गए क्योंकि हमारा फोकस था अपने क्राइसिस को ठीक करने में, और जो सारी इनोवेशंस टेक्नोलॉजीज आ रही थी वो दूसरे देश उसमें आगे बढ़ रहे थे। तो इस वजह से हम क्या हो गया, सारी हमारी अपॉर्चुनिटीज छूट गई हाथ से, है ना। तो देखते हैं, तो ये हालात है भैया हमारी कंट्री के बहुत ज्यादा। नेहरूवियन डेवलपमेंट मॉडल आया, इन्होंने क्या बोला भैया, सोशलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए, यानी कि सरकार चलाएगी सब कुछ। स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस इक्विटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की, कौन संभालेगा सारी कंट्री को? स्टेट बोले तो गवर्नमेंट। प्लान्ड इकोनॉमी थ्रू 5 ईयर प्लान बाय प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का सिस्टम शुरू करा कि भैया एक काम करते हैं, हर 5 साल का एक प्लान बनाएंगे, 5 साल बाद उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या सही रहा क्या नहीं रहा, समझ गए, 5 साल का प्लान। पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेंस दिखाया अपना स्ट्रेटेजिक और बेसिक इंडस्ट्रीज में, जैसे एटॉमिक और आर्म्स एंड रेलवेज में पूरा उन्होंने कंट्रोल लिया। लाइसेंस राज सिस्टम आ गया कि प्राइवेट सेक्टर अगर काम करेगा तो स्टेट या गवर्नमेंट की परमिशन से ही करेगा, उसके बिना नहीं करेगा, प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस राज चल रहा था उस समय बहुत ज्यादा। पॉलिसीज एंड फिलोसफीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और 1956, पहला इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन आया 1948 में, उसके बाद सेकंड आया बेटा 1956 में, और एक लास्ट हमारे पास आया 1991 में, जिसने पूरी इकोनॉमी को बदल के रख दिया, पलट के रख दिया। तो इन दौरान जो 2 हमारे इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन थे उनमें बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था और मोनोपोलीज थी की सेक्टर्स में, स्टेट की मोनोपोली, गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली रखी हुई थी, यानी प्राइवेट को अलाउ नहीं किया होता, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने लिया होता। पहले 2 रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस क्या हुआ नेहरू के हिसाब से? हैवी इंडस्ट्री फोकस, गांधी ने क्या करा, स्मॉल स्केल और कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस करवाया, और पब्लिक सेक्टर एक्सपैंड हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करा गया।
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे। रीजन दो थे, पहला उनको लग रहा था कि वो खुद ही चला लेंगे, अपने पर भरोसा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के पास सच में इतना कैपिटल था ही नहीं, वो लगाते कहां से, राइट। चलो, फिर हमारा आया बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर जब हमने देखा कि हमारा मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ये बाकी कंट्रीज के मुकाबले, तो हम एग्रीकल्चर को क्यों ना बढ़ावा दें, उसके अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, और एग्रीकल्चर के अंदर जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल जो भी चाहिए होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर पैसा लगा के एग्रीकल्चर को ग्रो कराया गया और एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखी। तो उस पूरे टाइम पीरियड को हमने नाम दिया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला बेटा, अर्ली फोकस था लैंड रिफॉर्म्स और कोऑपरेटिव्स के ऊपर, जिसमें लो सक्सेस मिला। मिड 1960 में सूखा देखने को मिला, 60-67 में फूड क्राइसिस देखने को मिले। रिलायंस था हमारा यूएस फूड के ऊपर, खाना भी हमारा बाहर से आता था यूएस से। पॉलिसी शिफ्ट टू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, हाई यील्ड सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो बेटा ये सारी चीजें हमने एग्रीकल्चर में डाली ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो। सक्सेस क्या मिला, फूड ग्रेन प्रोडक्शन रोज शार्पली, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी तेजी से बड़ी, रोज हुई। नेशनलाइजेशन एंड कंट्रोल, बैंक्स भैया, अब आ गए बैंक्स, अब हमने बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस करने शुरू करे थोड़े थोड़े। 1969 में 14 और 1980 तक आते आते हमने 6 और प्लस कर दिए। तो बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हुआ ताकि फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करा जा सके, राइट। ट्रेड को थोड़ा टाइट करा, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग कंट्रोल्स को थोड़ा कंट्रोल किया। एमआरटीपी एक्ट बेटा, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसका बाद में नाम अब क्या हो गया, 2002 में आके कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस कर दिया इसको। और उसका भी एक और एक्ट था, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। तो बेसिकली इसका क्या पर्पस था कि कोई मोनोपोली ना बन जाए, कोई लार्ज फर्म्स कंट्रोल ना ले ले ज्यादा और वो बाकी छोटी फर्म्स को कहीं डोमिनेट ना कर दे। इस बात का ध्यान रखते हुए हमने क्या करा, एमआरटीपी एक्ट की बात हुई 1969 में, कि जिसके अंदर लार्ज फर्म्स को बहुत ज्यादा ग्रो करने से रोका जा रहा था, नहीं तो बाकी सारी फर्म्स कहां जाएंगी फिर, है ना। तो लार्ज फर्म्स ने को ज्यादा बढ़ने से रोका जा रहा था, रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी। तो वो किस एक्ट के तहत, एमआरटीपी एक्ट के तहत, ठीक है ना, मेन बात याद रखेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमने थोड़ा रिजर्व कर दिया 1967 में, यानी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज रिजर्व कर दी या कुछ गुड्स रिजर्व कर दी कि यही बना सकता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बड़ी फर्म्स के कंपटीशन से वो बच जाएंगे, है ना, नहीं तो बड़ी फर्म्स खा जाएंगे आके उनको, राइट। लिमिटेड बिग फर्म्स इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में भी हमने बिग फर्म्स को थोड़ा लिमिटेड ही रखा, पूरे तरीके से अलाउ नहीं करा, लिमिटेड रखा बिग फर्म्स को बेटा, ठीक है जी। आफ्टर दैट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी थी हमारी, सारे ईयर्स का डेटा बेटा मैंने पहले बता दिया है, मोस्टली इस चैप्टर में आपको सारे ईयर्स और डेटा और यही सब मिलने वाला है। तो ध्यान देंगे 1950 से 1980 तक एवरेज जीडीपी ग्रोथ था 3.5% का, हिंदू ग्रोथ रेट बोलते हैं जिसको। 1965 से 81 में वर्स्ट फेज था सबसे ज्यादा हमारा, ईयर और क्या इवेंट था ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है जी। वॉर्स देखने को मिली 1962, 65, 71 में, ड्रॉट, ऑयल शॉक्स मिला 73, 79 में, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और लिमिटेड ओपननेस, हमने अपनी पॉलिसी सारी प्रोटेक्शनिस्ट बनाई हुई थी, बिल्कुल ट्रेड अलाउ नहीं करा हुआ था, प्रोटेक्शनिस्ट में चल रहे थे, है ना। और लिमिटेड ओपननेस, कोई दूसरी कंट्री के साथ हमने अपने आप को ओपन नहीं किया हुआ था बेटा। मिस्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को भी हम मिस कर रहे थे। ओवर रेगुलेशन स्टिफल्ड एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, तो इतनी ज्यादा रेगुलेशन होने की वजह से हमारी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस दांव पे लग गई थी, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस थी, है ना। 1947 से 1991 जो है हमारा स्टेट कंट्रोल था, इनवर्ड लुकिंग था, मतलब हम बाहर नहीं देख रहे थे, दूसरी कंट्रीज के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, इनवर्ड लुकिंग। एंड रेगुलेशन बहुत हैवी थी, व्हाइल इट अचीव्ड सेल्फ रिलायंस, खाना फूड या एग्रीकल्चर सेक्टर में तो हमने अच्छा किया, एंड बिल्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किया थोड़ा बहुत, इट सफर्ड फ्रॉम लो ग्रोथ, मतलब थोड़ा बहुत हमने डेवलपमेंट करी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल में, लेकिन फिर भी ओवरऑल ग्रोथ कंट्री की कम ही थी, है ना। इनएफिशिएंसीज थी, मिस्ड इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन होना था वो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, क्योंकि हम इंटरनल क्राइसिस को ठीक करने में लगे हुए थे, डर रहे थे कि बाहर अगर हमने कहीं इंटीग्रेट करने की कोशिश करी फिर किसी ने कब्जा कर लिया तो, है ना, फिर किसी ने गुलाम बना लिया तो इसलिए हमने इस डर की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर दी थी, ठीक है कि नहीं है, यहां तक समझ आया बेटा। चलो आगे देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट है इरा ऑफ रिफॉर्म्स, अब रिफॉर्म्स का दौर शुरू हुआ, हमने नए नए चेंजेस, नए नए रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। ध्यान से देखेंगे 1980 में क्या हुआ, इनिशियल रिफॉर्म्स आया, निकनेम क्या रखा हमने इसका, रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ, क्योंकि हमने बेबी स्टेप्स लिए, छोटे छोटे चेंजेस करके देखे, इंस्टेंट नहीं कर सकते थे ना, इकोनॉमी कैसे संभालते, इतनी बड़ी इकोनॉमी में, मतलब इतना ड्रास्टिक वो हुआ था और चेंजेस चल रहे थे, क्राइसिस चल रहे थे, तो छोटे छोटा करके कर सकते थे। तो हमने क्या करा, स्मॉल और अनपब्लिसाइज और ग्रेजुअल चेंजेस करने शुरू करे, बेबी स्टेप्स। एम्ड टू रिड्यूस इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज, हम अपना इनवर्ड लुकिंग पॉलिसीज को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते थे, सोचते थे कि अपने आप को अब इंप्रूव करें, दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट करें, इंटीग्रेट करें, एफिशिएंसी इंप्रूव करें।
है ना, इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड स्टेबलाइज द प्राइसेस। ग्रोथ इंप्रूव हुई। जो हमारा 6th 5 ईयर प्लान था और 7th 5 ईयर प्लान था बेटा 80 से 85 वाला और 85 से 90 वाला, उसमें मैंने थोड़ी सी जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली, 5.7% इसमें और 5.8% इसमें। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1985 में डी लाइसेंस करा हमने, 25 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया लाइसेंस से कि जाओ जियो अपनी जिंदगी एंजॉय करो, है ना। ब्रॉड बैंडिंग करी, अलाउड फर्म्स टू चेंज प्रोडक्ट मिक्स। पहले था ना लाइसेंस सिस्टम बहुत ज्यादा था, अगर कोई इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट में चेंज भी कर रही है ना, हल्का सा लाइसेंस लो, है ना, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है लाइसेंस लो, कुछ भी जरा सा करना पड़ रहा है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उस चीज से हमने फ्री कर दिया था कि ट्रक से आप कार्स के बिजनेस में जा रहे हो, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, करो। ठीक है ना, सेम इंडस्ट्री के अंदर ही अगर आप थोड़ा बहुत स्विचिंग कर रहे हो तो अलाउड कर दिया बिना लाइसेंस के। ये सब कब हुआ? 1985 में, 1985 में। एमआरटीपी असेट, जो एमआरटीपी के अंदर हमने क्या लगाई थी लिमिट की, बहुत बड़ी फर्म्स को हमें कंट्रोल करके चलना है, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। तो हमने क्या करा, जो उनकी लिमिट थी 20 करोड़ की असेट की, उसको हमने बढ़ा के कर दिया 100 करोड़। लेस रेगुलेशंस फॉर बिग फर्म्स, बड़ी फर्म्स के लिए रेगुलेशन हमने थोड़ी सी कम रखी कि बहुत ज्यादा रेगुलेशंस अब नहीं रखनी, थोड़ा उनको अलाउ कर देते हैं। ठीक है जी। प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, रिमूव दी सीमेंट एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज के ऊपर से हमने बहुत सारे प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल जो सरकार ने अपने पास रखे हुए थे, ऐसे बहुत सारे कंट्रोल हमने हटा दिए बेटा। ठीक है जी। नाउ ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ? ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट एक्सपेंडेड, कैपिटल गुड्स आइटम हमने 1329 कर दिए थे करीब 1990 तक, ओपन जनरल लाइसेंस के तहत। ठीक है जी। एक्सपोर्ट इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करा हमने, एक्सपोर्ट करो, एनकरेज करना शुरू किया। इंपोर्ट को लिबरलाइज करा, टैरिफ कम करा। ट्रेड हमें ओपन करना था ना, तो थोड़ा थोड़ा हमने बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे। देखो जो मेन पॉलिसी आई थी एलपीजी की वो 1991 में आई थी, लेकिन 80-85 के दौरान ही हमने लिबरलाइजेशन थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। ट्रायल भी तो करना जरूरी था, चेक करना जरूरी था ना कि क्या चल रहा है, राइट। फिर आया बेटा टैक्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, मल्टीपल पॉइंट हमने एक्सरसाइज रखा, मॉडवेट टू कट द टैक्स बर्डन ऑन द इनपुट्स। मल्टीपल की जब जब गुड्स एक से दूसरे के पास जाएंगे तो हर पॉइंट पे टैक्स होगा, मल्टी पॉइंट टैक्स बना दिया उसको, ताकि एक के ऊपर ही सारा बर्डन ना आए, राइट। बर्डन हटा दिया गया। सेबी सेटअप हुआ, देखो कब देश आजाद हुआ, 1947 में, 1988 में आके सेबी सेटअप हुआ, वो भी एक्चुअल में रेगुलेट हुआ 1992 से, जो एक्चुअल रेगुलेशन आया था उसका, है ना। मतलब पहले बना 1988 में आके, टू रेगुलेट द कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट अगर मान लो पहले से होती तो हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा हो जाती ग्रोथ, पर कैपिटल मार्केट भी कब आई? 1988 में जाके आई। एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट करा, रुपी डेप्रिशिएट करा हमने 30% से। क्यों डेप्रिशिएट करा? लास्ट चैप्टर मैंने बताया, लास्ट टू लास्ट जो यूनिट 4 था हमारा चैप्टर 9 का, कि हम रुपी को डेप्रिशिएट करते हैं इसलिए, गवर्नमेंट डेलिबरेटली डीवैल्यू करती है करेंसी को, ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, हमारा एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव बनता था फॉरेनर्स के लिए, इसलिए हमने डीवैल्यू करा। कब हुआ था ये? 85-90 में, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। एक्सचेंज रेट अलाइन टू मार्केट रियलिटी, एक्सचेंज रेट को जो भी हमारी मार्केट में रियलिटी है, जो भी हमारी सिचुएशन है, उसके हिसाब से उसको अलाइन कर दिया गया बेटा प्रॉपर। ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या है। प्राइवेट सेक्टर अभी भी लाइसेंसिंग में फंसा हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को रिलीज नहीं करा, अभी भी लाइसेंस में फंसा हुआ था। स्मॉल स्केल रिजर्वेशन, प्राइस कंट्रोल, ये सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा था। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था, अभी भी ब्यूरोक्रेटिक या लो रिटर्न्स थे, कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था पब्लिक सेक्टर, उनको लग रहा था कि वो संभाल लेंगे इकोनॉमी को, पर नहीं संभाल पा रहे थे। एमआरटीपी रेस्ट्रिक्टेड लार्ज फर्म एक्सपेंशन, एमआरटीपी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी लार्ज फर्म के एक्सपेंशन पे। ठीक है ना। इंपोर्ट कंट्रोल शील्डेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, इंपोर्ट कंट्रोल ने अभी भी एक शील्ड बनाई हुई थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने थोड़े थोड़े कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी चैलेंजेस थे। पीछे हमने पढ़ा ना कि एमआरटीपी ने अलाउ कर दिया था फर्म्स को, लेकिन फिर भी हमने कहा कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शन, जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रही है, फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, फिर से उनको रोका गया। ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है? दो लिमिटेड एंड एड हॉक दीज रिफॉर्म्स क्या हुआ, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन पॉलिसीज लेके आए और लगा कि हाँ अब हम कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं। मैंने कहा ना 1991 से पहले ये सब ट्रायल चल रहे थे, है ना। तो प्रूव दैट कॉम्पिटिटिव मार्केट कैन ड्राइव दी ग्रोथ, ग्रोथ को चलाया जा सकता है, ग्रोथ को मैनेज करा जा सकता है। ठीक है जी। तो लेट द फाउंडेशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव 1991 रिफॉर्म्स, क्या करा बेटा? फाउंडेशन रखा गया कॉम्प्रिहेंसिव 1991 रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना 1991 से पहले हमने ट्रायल रन करे थे, तो एक हमारा बेस सेटअप हो गया था कि 1991 में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, जो बड़ी पॉलिसीज है उनको लेके आया जा सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई मेरी? चलो नाउ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब जो 1991 का हमारा मेन रिफॉर्म था, वहां से हम कहानी शुरू कर रहे हैं कि ट्रायल रन हो गया, पता लग गया कि हाँ भाई 1991 में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, तो रिफॉर्म अब लेके आएंगे हम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आते हैं बेटा 1991 में। क्या क्या रिफॉर्म लाए? मेजरली अगर बात करें जो एलपीजी पॉलिसीज है, कि क्यों जरूरत पड़ी हमें, देखेंगे ध्यान से। वाई रिफॉर्म्स वर नीडेड? तो डेट बर्डन था, हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पब्लिक डेट,
उधार इतना हो गया था भैया, चुकाना था, तो कहीं ना कहीं अब हमें पॉलिसीज लेके आनी थी, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेशन करना था दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि हमारे जो फंड्स हैं, जो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो सॉल्व हो सके, मैनेज हो सके थोड़े बहुत, राइट। फिस्कल क्राइसिस से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रेवेन्यू से ज्यादा हो गई थी, राइजिंग डेफिसिट एंड डेट्स, फिस्कल डेफिसिट हमारे इंक्रीज हो गए थे, है ना। फॉरेक्स क्राइसिस हो गए थे, सेवियर बीओपी प्रॉब्लम और लो रिजर्व्स, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लो रिजर्व्स हो गए थे, रिजर्व्स समझ रहे हो ना, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स थे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए थे, कम हो गए थे, राइट। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, पॉलिसी शिफ्ट करनी पड़ रही थी, एक पुश लेके आना पड़ रहा था बेटा, ठीक है बच्चों। चलो नाउ, तो गोल क्या था इन रिफॉर्म्स का, जो मेजरली हमें 1991 का रिफॉर्म लेके आए थे, जो एलपीजी पॉलिसी, जो भी हमने चेंजेस करे थे, मेजर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके अंदर हमारे गोल्स क्या थे, क्या पर्पस थे। तो एक तो था बेटा मार्केट का ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेशन मतलब कि स्टेट कंट्रोल से हमें मार्केट फ्रेंडली तक लेके जाना था इकोनॉमी को। स्टेट कंट्रोल बोले तो गवर्नमेंट का कंट्रोल, कि गवर्नमेंट कंट्रोल थी अभी तक इकोनॉमी, और हमें उसको शिफ्ट करना था मार्केट फ्रेंडली इकोनॉमी। मार्केट फ्रेंडली बोले तो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से अफेक्ट होने वाली इकोनॉमी, वहां पे लेके आना था, राइट। तो ये बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, की स्टेट से कंट्रोल हटा के मार्केट फ्रेंडली बनाना था। फिर था मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कट फिस्कल डेफिसिट, इंप्रूव एक्सटर्नल पोजीशंस, ठीक है ना, कि हमें फिस्कल डेफिसिट को क्या करना है, कम करना है, और अपनी एक्सटर्नल पोजीशंस को इंप्रूव करना है बेटा, ठीक है। इतना समझ आया, आगे देखते हैं। चलो जी, तो बेटा अब है अप्रोच, कि 1991 की पॉलिसीज के लिए हमने क्या अप्रोच बनाई, क्या हमारे बेस्ट हमें लगा कि जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से इन पॉलिसीज को सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्या अप्रोच देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे, जब भी ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं तो पहले तो सबको स्टेबलाइज करना जरूरी है। मान लो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चल रहा है या कोई भी दिक्कत चल रही है, तो पहले हमें उसको स्टेबलाइज करना है, न्यूट्रल करना है। जब हम न्यूट्रल कर देंगे तभी तो हम उसको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेके आएंगे, यानी सब कुछ स्टेबल करेंगे, स्थिर करेंगे सब कुछ। शॉर्ट टर्म स्टेप्स टू कर्व एंड फिक्स द बीओपी क्राइसिस, शॉर्ट टर्म स्टेप्स लेंगे, शॉर्ट टर्म लेवल पर छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप्स करके, यानी कि स्टेबल करेंगे इकोनॉमी को। जैसे ही स्टेबिलिटी आ जाएगी, अब हम आगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बनाएंगे और ग्रोथ की तरफ चलेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे, लॉन्ग टर्म चेंजेस होंगे टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो एकदम से नहीं हो सकता ना, पहले कैसे हो जाएगा, पहले हमें स्टेबलाइज करना है इकोनॉमी को, फिर हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं, राइट। चलो, तो की एलिमेंट्स क्या थे बेटा, अगेन एल पी एंड जी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेजर जो टूल्स थे हमारे पास, मेजर जो एलिमेंट्स थे 1991 रिफॉर्म्स के, जो मेजर बेसिस था, वो ये तीनों चीज। लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, रिड्यूस दी गवर्नमेंट कंट्रोल, रिमूव लाइसेंसिंग फ्रॉम मेनी सेक्टर्स, कि भैया फ्रीडम करो इकोनॉमी में, फ्री करो सब कुछ, है ना। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट करो, यानी पब्लिक सेक्टर के पास जो भी चीजें अपना कंट्रोल हटाओ और उठा के वो प्राइवेट सेक्टर को बेचो, तो दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। फिर आया बेटा ग्लोबलाइजेशन, यानी अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, ओपन करना। तो ओपन इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, समझ गए, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना, बढ़ाना, समझ गए। चलो नाउ, अब आता है फिस्कल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है। अब समझो, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, नुकसान चल रहा है कंट्री में, तो भैया सीधा मतलब ये है कि मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए हैं और रेवेन्यू कम हो गया, राइट बेटा। तो इस डेफिसिट को कैसे ठीक करा जाएगा, या तो मैं एक्सपेंडिचर को कम कर दूं, या मैं रेवेन्यू को बढ़ा दूं, और या फिर दोनों करूं। दोनों मतलब एक्सपेंडिचर को भी कम करूं और रेवेन्यू को भी बढ़ाऊं, तो मैं इस डेफिसिट से कवर कर सकता हूं जल्दी। तो यही हमने करा, देखो ध्यान से। हाई फिस्कल डेफिसिट हो गया था, जिससे इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन करना मुश्किल हो गया था। इकोनॉमी को स्टेबल करना है तो पहले डेफिसिट ठीक करना है, राइट। तो फिस्कल डिसिप्लिन वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड, फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए था हमें। रिड्यूसेस द इंपोर्ट्स एंड नैरो द करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने अपने इंपोर्ट्स को कम किया। इंपोर्ट कम करने से क्या होगा, जो पैसे बाहर जा रहे हैं कंट्री से वो नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे ना, खर्चा रुकेगा। अब देखते जाओ, क्रिएट अ स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम, टैक्स से तो पैसा आता है, तो रेवेन्यू के ऊपर फोकस। इंप्रूव टैक्स कंप्लायंस, सेम बात। कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी एक्सपेंडिचर को कम करना। रिड्यूस और रिमूव द सब्सिडीज दैट वर अननेसेसरी, गवर्नमेंट का खर्चा है ना, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है फालतू, उनको कम कर दो। डिसइन्वेस्ट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन सिलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिसइन्वेस्ट कर दो, यानी उठा के बेच दो, रेवेन्यू आएगा, है ना, कि जो जरूरत का काम नहीं है तुम्हारा, उसको उठा के प्राइवेट को बेच दो। जरूरत का कह लो, या जो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छे से कर सकता है, उसको उठा के प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, है ना। एनकरेज दी प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, तो ताकि वो खर्चा करे और आपका बच जाए, सीधी सी बात। तो सरकार अपने डेफिसिट को ठीक करने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स लेके आई थी बेटा। सब में बेसिक आइडिया क्या है, या तो एक्सपेंडिचर कम या रेवेन्यू ज्यादा, राइट। टू स्टॉप दी फाइनेंसिंग डिफिसिट, फाइनेंसिंग मनी क्रिएशन, मतलब जब भी पैसे की कमी पड़ रही है और नोट छाप दो, ये जरूरी थोड़ी है, इस चीज को रोकना था।
द गवर्नमेंट साइंड द एग्रीमेंट विद आरबीआई इन सितंबर 1994। आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट हुआ सरकार का 1994 में, किस बात को लेके कि हम फिस्कल डेफिसिट को जीरो कर देंगे, 97-98 तक लाके हम फिस्कल डेफिसिट पूरा खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये वादा किया सरकार ने आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट के तहत। ठीक है जी, चलो उसके बाद मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। नाउ दीज रिफॉर्म्स एम्ड टू मेक द अब देखो किसके बारे में बात हो रही है, मॉनेटरी और फाइनेंशियल। ये रिफॉर्म किस लिए थे? टू मेक द फाइनेंशियल सिस्टम एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटिटिव व्हाइल रिड्यूसिंग द बैड लोन्स। मतलब वो वाले लोन्स कम करना जो रिकवरी नहीं होते। एनपीएस किसको बोलते हैं? उन लोन्स को जो रिकवर नहीं हो पाते, उनको बैड लोन्स बोलते हैं। तो इनको कम करा जाए। बोले तो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा लिबरलाइजेशन करो ताकि लोगों को देने का मन करे भाई पैसे, है ना। रिड्यूस आरबीआई रिड्यूस द कंट्रोल ऑन लोन एंड डिपॉजिट रेट। तो आरबीआई ने अपना हाथ ही खींच लिया। आरबीआई ने कहा कमर्शियल बैंक्स को आप अपने हिसाब से मैनेज करो कि जब जरूरत लग रही है इंटरेस्ट रेट कम कर दो ताकि लोग चुकाएं आपका पैसा, बैड लोन्स ना क्रिएट हो इकोनॉमी में, है ना। एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं, वो ना हो क्रिएट। कंपटीशन लेके आ गए बैंकिंग सेक्टर में, यानी न्यू प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करना। प्राइवेटाइजेशन आ रही थी तो बैंकिंग सेक्टर में भी आएगी, इनको अलाउ करना शुरू कर दिया। एनकरेज करा कंपटीशन बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, रिमूव इनएफिशिएंसीज कॉजिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, सारी इनएफिशिएंसी हटा दी गई। लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिजर्व जब कम होगा तो कमर्शियल बैंक्स लोन ज्यादा दे पाएंगे, तो उनकी रिजर्व की रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए। ठीक है जी। रिड्यूस एसएलआर सीआरआर एज पर नरसिम्हा कमेटी रिकमेंडेशन, 1991 की एक रिकमेंडेशन थी उसके तहत। फ्री इन ब्रांच पॉलिसी, यानी कि बैंक्स अलाउड टू ओपन, शिफ्ट और क्लोज ब्रांचेस मोर फ्रीली, कि फ्रीडम कर दिया कि भैया कोई भी ब्रांच जहां मर्जी खोलो, जब मर्जी शिफ्ट करो, जो मर्जी अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, फुल फ्रीडम। समझ गए? रिफॉर्म क्या था कि बैंकिंग सेक्टर में फुल फ्रीडम। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, यानी कि अकाउंटिंग नॉर्म्स को अच्छा बनाया गया, बेटर बनाया गया। किस सेंस में? कि क्लियर रूल्स बनाया गया एसेट की क्लासिफिकेशन में, इनकम डिस्क्लोजर्स को लेके, बैड डेट्स के प्रोविजंस को लेके, एंश्योर एक्यूरेट बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि बैंकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरह। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब सही नॉर्म्स, अच्छे नॉर्म्स और परफेक्ट नॉर्म जो होने चाहिए उस हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, राइट। चलो नाउ रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। भैया जो शेयर मार्केट रेगुलेटर कौन है? एसबीआई। पर ध्यान से देखो, एसबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 एंड गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी पावर्स इसको कब मिली? गॉट स्टैट्यूटरी पावर्स इन 1992 में आके मिली स्टैट्यूटरी पावर्स। यानी प्रॉपर रेगुलेटेड जो हुई है एसबीआई वो 1990, एसबीआई नहीं सेबी 1992 से हुई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान से, एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। बेटा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली इंडिविजुअल बॉडी है ना, पूरी कैपिटल मार्केट को चलाने वाली, रेगुलेट करने वाली इंडिविजुअल बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सीधे से अगर हम बात करें, सेबी किस लिए काम करती है? इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी गलत चीज चल रही हो कैपिटल मार्केट में, अनफेयर प्रैक्टिस चल रही हो, उसको ठीक करने के लिए, राइट। तो क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट टू एंश्योर द एडिक्वेट रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द फंड्स। एलोकेशन ऑफ फंड्स ठीक हो, सही हो, इस बारे में। ठीक है जी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसका नाम क्या था? जो 1991 में पॉलिसी आई थी उसका नाम ही क्या था एक्चुअल में? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है जी। जिसके तहत सारे हमने लाइसेंसिंग प्रोविजन खत्म करे, फ्रीडम दिया, प्राइवेटाइजेशन करा, ग्लोबलाइजेशन करा, तभी हमारी इकोनॉमी में एक्सपेंशन है, जिसकी डेट में आज हम सारी टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज हम सारी टेक्नोलॉजीज को यूज कर पा रहे हैं बेटा, है ना। तो 1991 में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए थे। अनाउंस्ड ऑन 24 जुलाई 1991। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैंने पहले बोला है चैप्टर डेटा से भरा हुआ है, तो आपको डेटा जितना हो सकता है बेटा वो लर्न करना है चैप्टर में। समझ गए? जितना डेटा हो सकता है वो लर्न करना है। डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान से। The policy aimed to deregulate the industry and make it more efficient and competitive। ठीक है ना, हमने डीरेगुलेशन करा, रेगुलेशन हटा दी, डी लाइसेंसिंग कर दिया। देखो कैसे, एंड ऑफ लाइसेंस राज खत्म करा, स्टोरी ओवर लाइसेंस की। लाइसेंसिंग रिमूव फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18। पहले 18 इंडस्ट्रीज अपने कंट्रोल में रखी थी गवर्नमेंट ने, उसको भी गवर्नमेंट ने कम करके बाद में 5 कर दिया। और वो भी स्पेसिफिकली कौन सी? देखो, आर्म्स एम्यूनेशन, एटॉमिक सब्सटेंस वाली, नारकोटिक या हैजार्डियस केमिकल्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिगरेट्स और सिगार्स। ये वो इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी, बाकी सारी इन्होंने कर दी लाइसेंस फ्री। ये लाइसेंस, कोई जरूरत नहीं है लाइसेंस लेने की, कोई भी बिजनेस खोलो और चलाओ बिंदास। पब्लिक सेक्टर की लिमिटेशन, इनिशियली रिजर्व टू आर्ट सेक्टर, लेटर रिड्यूस टू ओनली एटॉमिक एनर्जी एंड पार्ट्स ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। इनिशियली रिजर्व थी सिर्फ 8 सेक्टर्स के लिए और बाद में और रिड्यूस करके सिर्फ किस पे रहेगी? एटॉमिक एनर्जी और पार्ट्स ऑफ रेलवे के लिए, बस सिर्फ 2। समझ गए? लिमिटेड कर दिया पब्लिक सेक्टर का रोल, अब खत्म एक तरीके से। एमआरटीपी के अंदर रिफॉर्म्स आए कि जब मोनोपोलीज बनने से हम, सॉरी, बड़ी फर्म्स को ज्यादा एक्सपैंड करने से रोक रहे थे, उसको थोड़ा सा और फ्रीडम दिया कि मर्जर, टेक ओवर, अमेलगमेशंस, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्सपेंड करो, कंट्री में एक्सपेंशन की जरूरत है।
है ना, कोई एंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, कोई भी लार्ज फर्म आना चाहे मार्केट में आ सकती है बिंदास और अपना बिजनेस ओपन कर सकती है, बड़ी फर्म बन सकती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट करा, पहले तो रिजर्व करी हुई थी कुछ कैटेगरीज कि ये प्रोडक्ट्स या सर्विस सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डील करेगी, इसमें हटा दी बाद में रेगुलेशन की बिग फर्म्स भी कर सकती है वो काम, कोई दिक्कत नहीं है। मैनी प्रोडक्ट डी रिजर्व अलाउइंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेशन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का पार्टिसिपेशन और इंक्लूड कर दिया और बढ़ा दिया, है ना। एंड कर दिया पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को, पब्लिक सेक्टर और मोनोपोली अपनी मनमानी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी वो काम कर सकता है। बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम ही कर सकते हैं सिर्फ, वो सारी बातें खत्म हो गई, सिंपल है बेटा, समझ सकते हो उसको। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसको अलाउ करा गया, ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऑटोमेटिक एफडीआई अप्रूवल फॉर अप टू 51% लेटर एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर एक्सेप्ट रिजर्व वंस, कुछ रिजर्व कर दिए, अदरवाइज सब में मैक्सिमम 51% तक की एफडीआई अलाउ कर दी। और जो क्वेश्चन है एग्जाम का कि एफडीआई को हमने प्रोहिबिट करा हुआ है, रोका हुआ है, जो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, रिटेल ट्रेड में, एटॉमिक एनर्जी में, लॉटरी में, बैटिंग एंड गैम्बलिंग में, इन सेक्टर्स में हमने पूरी तरह से रोक रखा है बेटा, एफडीआई को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ। एक्सटर्नल ट्रेड लिबरलाइजेशन, शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव लिस्ट टू नेगेटिव लिस्ट, पहले पॉजिटिव लिस्ट थी कि कौन कौन इंक्लूड होगा, बाद में नेगेटिव लिस्ट बना दी कि इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इंपोर्ट लाइसेंसिंग, रिमूव मोस्ट ऑफ द गुड्स, टुडे ओनली फ्यू गुड्स रेस्ट्रिक्टेड ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल ग्राउंड्स, कुछ ही इंडस्ट्रीज को हमने आजकल रेस्ट्रिक्ट करा हुआ है, अदरवाइज सबको रिमूव कर दिया। टैरिफ रिडक्शन करा, पहले देखो कितना था, 355% टैरिफ था 1991 के दौरान, जिसको हमने 2007-8 तक लाके 10% कर दिया, और कुछ पे अभी भी 100% तो तब भी था। तो टैरिफ रिड्यूस करने से क्या हुआ, बैरियर हट गए, ट्रेड थोड़ा फ्री हो गया, है ना। रुपी को डिवैल्यू करा ताकि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, 18% डिवैल्यूएशन करा 1994 से, रुपी बिकम कन्वर्टेबल फॉर ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सबके लिए हमने उसको कन्वर्टेबल बना दिया, इजी टू एक्सेस कर दिया, ट्रेड ओपन कर दिया। फिर आया बेटे डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स शेयर्स, रिड्यूस द बजटरी सपोर्ट एंड गेव पीएसयू मोर ऑटोनॉमी। डिसइन्वेस्टमेंट करने से प्राइवेट सेक्टर को और पावर दे दी, अपना उन्होंने पार्ट उठा के सेल आउट कर दिया, जिससे उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी इंप्रूव करी जा सके। प्लस गवर्नमेंट ने अपना बर्डन हटा दिया कि प्राइवेट सेक्टर संभाल सकता है, उसको अपने आप संभालने दो, क्या दिक्कत है ना। चलो फिर आता बेटा ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए, ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्या था, रिमूव द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, कि किसी भी तरह की जो रुकावट है, रेस्ट्रिक्शंस है, उनको हटाया जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ्रीडम करा जाए, है ना। रिड्यूस एंड सिंप्लीफाइड टैरिफ्स, फेज मैनर में एबॉलिश करा जाए इंपोर्ट लाइसेंसिंग को, बूस्ट करा जाए एक्सपोर्ट को वाया इंसेंटिव एंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, कि किसी भी तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम फ्री कर रहे हैं, फ्रीडम कर रहे हैं उसके अंदर, राइट। एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स क्या है, जुलाई 1991 में हमने डीवैल्यू करा 18 से 19% तक करीबन हमने अपने रुपी को डीवैल्यू करा था जुलाई 1991 में, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। मार्च 1992 में डुअल सिस्टम आया हमारे पास, याद है, पढ़ा हमने, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, तो वो आया 1992 में, देखो उस चैप्टर का पर दिया, यहां पे हुआ है। फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम आया 1993 में, है ना। यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, रुपी अलाउड टू फ्लोट, अब हमने अलाउ कर दिया लेकिन विद इन द लिमिट्स, पढ़ा है ना हमने मैनेज फ्लोट रेट, कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि होने दो फ्लक्चुएट लेकिन विद इन द लिमिट्स, तो दैट इज मार्च 1993 की बात है ये, ठीक है बच्चों। इंपैक्ट क्या हुआ पिछले 31 सालों में उसके बाद, तो क्या क्या हुआ, ग्रेटर इंटीग्रेशन ग्लोबल, अब सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई, हमारा ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ गया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने लग गई कंट्री में, है ना। जीडीपी में इंक्रीज देखने को मिला, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली, देखो जल्दी जल्दी, तो हमारा इंटीग्रेशन बढ़ गया, शिफ्ट हुए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम कर दिया, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ देखने को मिली, लाइक ऑटो कंपोनेंट, टेलीकॉम, आईटी, फार्मा, बायोटेक सर्विसेज, इनमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली। इजी एक्सेस मिला फॉरेन टेक्नोलॉजी का, इनपुट का और फाइनेंस का, जब भैया ट्रेड इंप्रूव हो गया तो सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो गए ना। स्टेबल एफडीआई इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग फॉरेन रिजर्व्स, 8 महीने का इंपोर्ट कवर कर लिया हमने आराम से। सर्विसेज ट्रेड में सरप्लस, 3.7% ऑफ जीडीपी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन गया जीडीपी में। लोअर प्रेशर ऑन रुपी देन अदर दूसरी फर्म्स के मुकाबले। राइजिंग इनकम्स, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट, सस्टेन्ड डिमांड, पॉवर्टी रिडक्शन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस स्ट्रक्चर डीपनिंग, और भैया डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर शेयर जीडीपी में क्योंकि बाकी सेक्टर भी ग्रो हुए। चैलेंजेस रिमेन, अब ये नहीं कि सब 100% बढ़िया ओके रिपोर्ट हुई, चैलेंजेस अभी भी थे। फिस्कल डेफिसिट अभी भी था, इन्फ्लेशन अभी भी था, पब्लिक डेट अभी भी था, 86% ऑफ जीडीपी था 21-22 में। 21-22 में हमारा पब्लिक डेट पूरे जीडीपी का 86% तो डेट की वजह से था, मतलब डेट अभी भी खड़ा था, उधार अभी भी चुकाना था हमें, पर हाँ बहुत सारी जगहों में हमें ग्रोथ देखने को मिली, इंप्रूवमेंट देखने को मिली, ठीक है जी। नाउ नीति आयोग का आ गया भाई जन्म। हम देखो हमने कहां से शुरू करी थी, सन 1800 से शुरू करी थी बात, और 2015 तक लेके आगे बेटा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था नीति आयोग ने, 1 जनवरी 2015 से शुरू हो गया था। 5 साल के प्लान वाली बात हमने कर दी थी खत्म। नीति आयोग ने कहा क्या जरूरत है 5 साल की, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाओ,
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी के सर्कमस्टांस के हिसाब से 5 ईयर प्लान पे क्यों स्टिक रहना है। तो नीति आयोग ने बात ही खत्म कर दी थी 5 ईयर प्लान की, ठीक है जी, 64 साल बाद आया था। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू मार्केट ओरिएंटेड एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है ना। हमने क्या करा, अपना फोकस सेंट्रलाइज प्लानिंग से मार्केट ओरिएंटेशन, पढ़ा था पीछे कि गवर्नमेंट नहीं चलाएगी, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई से चलेगी इकोनॉमी। फंक्शन एज अ गवर्नमेंट थिंक टैंक, थिंक टैंक समझते हो, सरकार के लिए सोचने वाली अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स नीति आयोग, कि कोई भी चीज को सोचना है, कैसे अप्लाई करना है, वो कौन करेगा, नीति आयोग। इसमें क्वेश्चन आ जाता है बेटा। फॉर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग, पता है ना लॉन्ग टर्म, कोई 5 साल के प्लान की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, इसलिए 5 साल की प्लानिंग का किस्सा ही खत्म कर दिया था। आखिरी 5 ईयर प्लान बना था 2017 का, जो चल रहा था ऑलरेडी, है ना, इसलिए उसको रोका नहीं, लास्ट 5 ईयर प्लान को चलने दिया, पर नीति आयोग ने आके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा और 5 ईयर प्लान का किस्सा सबसे पहले खत्म किया, ठीक है जी। चलो, और क्या थे ऑब्जेक्टिव बेचा, क्योंकि नीति आयोग आ गया था तो ये कहीं ना और गहराई में घुस रहा था, छोटे छोटे सेक्टर्स में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर जाके भी डेवलपमेंट कर रहा था। फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट लेके आया कि भैया सारे स्टेट्स को पावर दी जाएगी, सब स्टेट्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, है ना। तो हर तरीके से हम कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, देखेंगे। क्रिएट अ शेयर्ड विजन फॉर नेशनल डेवलपमेंट विद एक्टिव स्टेट पार्टिसिपेशन, स्टेट्स का पार्टिसिपेशन इंप्रूव किया। प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट टू द स्टेट्स, सपोर्ट को स्टेट्स को क्या देना शुरू कर दिया, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट। डेवलप विलेज लेवल प्लान्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू हायर लेवल प्लान्स, क्या करना शुरू कर दिया, देखा डीप घुसना शुरू हो गए, विलेज लेवल प्लान्स, हायर लेवल प्लान्स बन गए। इंक्लूड नेशनल सिक्योरिटी इन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के अंदर मेन पार्ट बना दिया हमने नेशनल सिक्योरिटी को, कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। फोकस ऑन वल्नरेबल सेक्शन, जिन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा गया बेटा। डिजाइन एंड मॉनिटर करा लॉन्ग टर्म पॉलिसी, में बता चुका हूं ना, प्लानिंग कमीशन में 5 साल की बात होती थी, नीति आयोग में हमने बात करी लॉन्ग टर्म प्लान्स की, लॉन्ग टर्म विजन से। फॉस्टर पार्टनरशिप विद डोमेस्टिक एंड ग्लोबल थिंक टैंक्स, बिल्ड नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम बनाया हमने, नॉलेज सिस्टम है ना। रिजॉल्व इंटरसेक्टोरल इश्यूज फॉर फास्टर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, क्या करा, इंटरसेक्टोरल इश्यूज, कि जो भी सेक्टर्स के अंदर विद इन सेक्टर्स के इश्यूज है उनके लिए हमने अच्छा मैकेनिज्म बनाया सॉल्व करने के लिए। मेंटेन अ रिसोर्स सेंटर फॉर गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्या बनाया, एक रिसोर्स सेंटर जहां से आराम से रिसोर्सेज को एलोकेट करा जा सके, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट करने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। मॉनिटर एंड इवेल्युएट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, भैया जो भी प्रोग्राम्स फॉर फाइनलाइज हो रहे हैं सरकार की तरफ से, उनके इंप्लीमेंटेशन को फॉलो करा गया, देखा गया कि भैया सही से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे प्लान्स, है ना। अपग्रेड द टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करा गया, कैपेसिटी बिल्ड करी गई। एनी अदर एक्टिविटी टू एडवांस नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी नेशनल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करा जा सके, वो सारी एक्टिविटीज को एडवांस करा गया, ठीक है ना। थोड़ा लर्न करने वाला मैंने पहले बताया था कि चैप्टर में लर्निंग पार्ट बेटा ज्यादा रहेगा, पूछ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इनमें से कोई भी एक्टिविटी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ नीति आयोग, इज द एक्टिविटी, तो थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ की इनिशिएटिव्स, बेटा इनके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आएगा, मान के चलो आएगा ही, ये मान लो अब इनमें से आएगा कोई ना कोई। नीति आयोग के कुछ की इनिशिएटिव्स है, इनके नाम और इनके काम याद कर लो, एक ही बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बेटा एग्जाम में। नाम और काम याद कर लो। सबसे पहले लाइफ, जिसका क्या है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रिप्लेसिंग यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी, कि भैया यूज एंड डिस्पोज वाला नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होनी चाहिए, सस्टेनेबल चीजें होनी चाहिए जिसको हम यूज एंड डिस्पोज ना करें, क्योंकि डिस्पोज वाली चीजें जैसे प्लास्टिक वगैरह ये सब चीजें ये नहीं हो पाती डिस्पोज, ये इकोनॉमी में रहती है, कहीं ना कहीं इनके फुटप्रिंट्स रहते ही हैं, तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल चीजें यूज करनी है ना। फिर आया एनडीएपी, विच इज नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर बेटर एक्सेस टू द गवर्नमेंट डेटा, कि गवर्नमेंट डेटा को इजिली एक्सेस करा जा सके, उसके लिए क्या नाम था इनिशिएटिव का, एनडीएपी, नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। फिर आया शून्य, शून्य इज टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी, कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए जो प्लान था उसका नाम था शून्य। और बेटा ई अमृत किस लिए है, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफॉर्मेशन पोर्टल, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जहां पर हम सेंट्रल इलेक्ट्रो ईवी व्हीकल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, दैट इज ई अमृत। फिर आया इंडिया पॉलिसी इनसाइट, डेटा ड्रिवन पॉलिसी टूल्स है यहाँ पर। मेथनॉल इकोनॉमी यानी रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट्स, हम बाहर से इंपोर्ट कम करें थोड़ा सा, एमिशन वाया मेथनॉल फ्रॉम कोल और वेस्ट से हम मेथनॉल बना के थोड़ा सा ऑयल का इंपोर्ट कम कर सके, थोड़ी अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके, है ना। गोल्ड मार्केट को ट्रांसफॉर्म किया, डेवलप गोल्ड सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ, डेवलप क्या करा बेटा, गोल्ड सेक्टर फॉर एक्सपोर्ट एंड ग्रोथ, ठीक है जी। क्रिटिसिज्म और वीकनेस देखने को मिली, नो रोल इन बजटिंग और स्टेट प्लान रिव्यू, कमियां थी कुछ, है ना, हर जगह कमियां तो इसमें कैसे नहीं हो सकती, ठीक है। कोई बजटिंग नहीं था, कोई स्टेट प्लान रिव्यू नहीं बनाया था, लिमिटेड ऑटोनॉमी थी, कैन नॉट एक्ट एज अ काउंटर वेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
लिमिटेड ऑटोनॉमी रखी हमने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के से आगे तो अभी भी नहीं जा पाया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास अभी भी ज्यादा पावर थी। मोर एडवाइजरी देन एग्जीक्यूटिव, मतलब इसमें काम करने से ज्यादा एडवाइसेस ज्यादा करी जाती थी। ज्यादा क्या होती थी? एडवाइसेस, कि ये काम ऐसे कर लो वैसे कर लो, एडवाइसेस ज्यादा होती थी, एग्जीक्यूशन कम देखने को मिलता था, है ना। लैक द पावर फॉर मेजर पॉलिसी एनफोर्समेंट, कोई पावर नहीं थी कि हम कोई एनफोर्स कर सके किसी चीज को। ज्यादातर चीजें एडवाइजरी बेसिस पर चल रही थी कि भैया एडवाइस दे दिया गवर्नमेंट को दोनों कि भैया ये काम ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे कर लिया जाए, राइट। बात समझ आई बेटा? चलो, तो करंट स्टेट, अब आ गए हम आज की स्टेट में। तो अभी क्या चल रहा है हमारी इकोनॉमी में, आज का स्टेट क्या है, आज व्हाट इज द स्टेटस अपडेट फॉर आवर इकोनॉमी नाउ, लेटेस्ट के हिसाब से जो आपकी बुक्स में है। तो देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी इज अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मेकिंग फुली अप टू डेट रिकॉर्ड डिफिकल्ट। अब डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है भैया इकोनॉमी में, तो इतना एग्जैक्ट डेटा मेंटेन करना तो कठिन है, नहीं रख सकते इतना एग्जैक्ट डेटा, हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते। इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर डायनामिक, इन्फ्लुएंस बाय डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। दिस ओवरव्यू फोकसेस ऑन दी थ्री मेन सेक्टर्स पे हमारा फोकस है। यहाँ पर कौन कौन से बेटा? तीन ही तो सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीन सेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। प्राइमरी इज एग्रीकल्चर एंड उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज, सेकेंडरी इज इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग बेटा, और थर्ड है टर्शरी, दैट इज सर्विस सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राइमरी की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अभी भी हमारी कंट्री में, तब की बात करें तो 75% करीब पॉपुलेशन डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे, आज भी 47% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। और देखा जाए तो उन्हीं की वजह से चल भी रहा है, नहीं तो एग्रीकल्चर नहीं हो तो खाओगे क्या, है ना भाई। पॉपुलेशन डिपेंड ऑन इट। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट एंड स्पाइसेस। अभी भी हमारी कंट्री में इन चीजों की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा देखी जाती है बेटा, समझिए मेरी बात को। और सेकंड लार्जेस्ट है फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, वीट्स, राइस, कॉटन और शुगर में, इनमें सेकंड लार्जेस्ट है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 18.88% टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी इतना मिलियन है, डेटा वाला क्वेश्चन है बेटा, डेटा को पढ़ सकते हो आप खुद ही। इंडिया इज नाउ अ नेट एक्सपोर्टर, अब हम नेट एक्सपोर्टर बन गए एग्रीकल्चर के, यानी ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट पीक एट 3.74 लाख करोड़ इन 22-23, इतना लाख करोड़ हम लोग पीक कर चुके हैं, राइट। मतलब ये डेटा क्वेश्चन है, डेटा वाइज आपको लर्न करना है एज इट इज। चलो आगे देखते हैं। नाउ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, जैसे हमने नीति आयोग में पढ़े ना डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स, वैसे ही यहां पर है बेटा, ये भी एज इट इज, नाम और काम से याद रखना है क्या इनिशिएटिव और किस पर्पस के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पीएम किसान, किस लिए? इनकम सपोर्ट दिया गया फार्मर्स को। फिर आया बेटा एमएसपी, एमएसपी आपको नाम पता होगा ना, मिनिमम प्राइस पे किया जाता है फार्मर्स को, पर मेन बात क्या है? 1.5x कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी कॉस्ट लग रही है फार्मर की, उसकी कॉस्ट का कम से कम 1.5 गुना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर। क्रॉप इंश्योरेंस, कि अगर क्रॉप का नुकसान हुआ तो पीएम फसल बीमा योजना के तहत उसको उसके पैसे मिल जाएंगे। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स एंड एमआईडीएच फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो फूल पत्ते वाला होता है ना एग्रीकल्चर, तो नेशनल मिशन इसके लिए, एडिबल ऑयल्स के लिए, और एमआईडीएच एक हॉर्टिकल्चर के लिए, अलग अलग अथॉरिटी सेपरेट सेपरेट कंट्रोल के लिए। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, एफपीओज, माइक्रो इरिगेशन फंड्स। ई नैम बनाया गया, एक ऑनलाइन एग्री मार्केट इंटीग्रेशन, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पर मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है। फिर आया किसान रेल, सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन, 100% एफडीआई अलाउ कर दी भाई, फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग और ई कॉमर्स में 100% एफडीआई अलाउ कर दी, बिंदास, ठीक है। आगे देखेंगे चैलेंजेस क्या है भाई, इतना सब होने के बाद भी क्या क्या फेस करना पड़ रहा है एग्रीकल्चर को, ध्यान से। स्मॉल लैंड होल्डिंग से लिमिट प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, अभी भी लोगों के पास कोई अनलिमिटेड लैंड नहीं है कि इसमें बहुत सारी प्रोडक्शन कर सके, लिमिटेड लैंड होल्डिंग से तो ज्यादा प्रोडक्शन वो लोग नहीं कर पाते। लो मार्केटेबल सरप्लस ड्यू टू सबसिस्टेंस फार्मिंग, कि अभी भी वो अपनी फार्मिंग को कमर्शियलाइज नहीं कर रहे, सबसिस्टेंस फार्मिंग ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ कंज्यूमिंग वाली। रिसोर्स इंटेंसिव है, रीजनली स्क्यूड एग्रीकल्चर, रिसोर्स इंटेंसिव बोले तो रिसोर्सेज की कमी, और स्क्यूड एग्रीकल्चर है, बिखरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत ज्यादा। पुअर एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न और क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा अभी भी, ठीक है ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज की प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग की, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, और डिपेंडेंस है अभी भी मॉनसून के ऊपर। अभी भी हम लोग क्रॉप का हमारा रिस्क बना रहता है कि भाई मॉनसून सही नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर। इश्यूज ऑन मार्केटिंग, क्रेडिट डिलीवरी एंड एक्सपोर्ट इनएफिशिएंसीज, रेजिंग कंसर्न्स ओवर सॉइल डिग्रेडेशन, वाटर स्केर्सिटी एंड माल न्यूट्रिशन। बेटा अभी भी हमारे पास सॉइल की डिग्रेडेशन जैसी फैसिलिटी, वाटर की स्केर्सिटी आज भी है, सोचो तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम व्हिच स्टिल आर देयर इन एग्रीकल्चर, दीज आर द चैलेंजेस, ठीक है जी। नाउ मूविंग टू द सेकेंडरी, और वी कैन से जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको कहते हैं ना, कितना है बेटा? 30% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूशन है हमारे इस सेक्टर से।
12.1 करोड़ पीपल करीबन इसके अंदर इंप्लॉयड है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कंप्राइजेस में कौन कौन से आते हैं इसमें? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल्स, ये सारी इंडस्ट्रीज है इसमें। टूरिज्म, एमएसएमई एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग अलोन अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकेला हमारा 78% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का पार्ट है ना। इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब देखो अभी भी हमारी कंट्री में लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में अभी भी मोर देन 50% ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड देखा जाता है। इंडिया इज एडवांसिंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल 4.0 विद एआई, आईटी, दिस इज आईटी एंड ऑटोमेशन। अब हम मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, कहां पे मूव कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल 4.0 वर्जन आने वाला है जिसमें एआई इंटीग्रेशन होगा, आईटी का इंप्रूवमेंट होगा, ऑटोमेशन देखा जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंडस्ट्री 4.0 की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। चलो, नाउ इंडिया इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, ये बेटा डेटा है। इस डेटा को आप कॉपी पेस्ट कर लो अपने पास, लिख लो पॉज करके वीडियो, स्क्रीनशॉट ले लो जो अच्छा लगे। ये आपको एज इट इज लर्न करना है। बाय चांस आ सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग जीवीए में डेटा यूएस इतने डॉलर बिलियन है, 8 करोड़ इंडस्ट्रीज का इंडेक्स दिया हुआ इतना है, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में? कोल, सीमेंट, स्टील और हमारा इलेक्ट्रिसिटी में। पीएमआई के अंदर जनवरी 2027 में 55.4 एक्सपेंशन देखा गया। इंडिया रैंक 40th, ये याद रखने वाली बात है, 40th थी ग्लोबल इनोवेशन में, 40th है मतलब ग्लोबल इनोवेशन में 2022 के डेटा के हिसाब से, और वही 2015 में 81st रैंक पे थी, जो कि अब कितने पे आ चुकी है? 40th पे, है ना। तो इंप्रूवमेंट है इसका मतलब क्या है बेटा? इंप्रूवमेंट, है ना, कि 81st से 40th रैंक हो चुकी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की। ठीक, चलो नाउ मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिफॉर्म्स अगर हम देखें इंडस्ट्रियल में, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में पढ़े रिफॉर्म्स, वैसे ही हम इसमें बात कर रहे हैं। तो जीएसटी आ गया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स में कम हुआ, इंडिया का मेक इन इंडिया वर्जन आया, मेक इन इंडिया 2.0 आया, जिससे लोकल इंडस्ट्रीज में बूस्ट देखने को मिला 27 सेक्टर्स में करीबन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की 63rd रैंक आई ग्लोबली एज पर 2020 का डेटा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आई टू बूस्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन 14 सेक्टर्स। पीएमआई गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, एज इट इज नाम याद करने बेटा इनके। पीएम मित्र आया जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंप्रूवमेंट में था। फेम इंडिया स्कीम आई टू प्रमोट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, बेटा ये प्रमोशन है, वहां पर क्या था? एनकरेजमेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रमोशन कर रहे हैं, स्कीम का नाम फर्क है दोनों में। उद्यमी भारत का आया जो कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए था, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के सपोर्ट के लिए आया था उद्यमी भारत। एफडीआई रिफॉर्म्स आया, 100% एफडीआई अलाउड इन कोल, इंश्योरेंस, इंटरमीडिएटरीज, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट आया ताकि इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशंस को सपोर्ट करा जा सके। रोडेप आया, रोडेप क्या था? रिबेट दी गई ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हमें ड्यूटीज और टैक्सेस में रिबेट दी गई, छूट दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए ताकि एनकरेज करा जा सके, दैट इज रोडटेप। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दिया गया ताकि आराम से लोन मिल सके एमएसएमईज को पोस्ट पेंडेमिक के बाद, ताकि उनका जो बिजनेस लॉस जो भी हुआ है इस स्कीम के तहत सरकार ने स्कीम निकाली कि उनको आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है ना। पब्लिक प्रोक्योरमेंट हुई, प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया, प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज। लोकल इंडस्ट्रीज में भी क्या देखने को मिला? प्रमोशन, और मेक इन इंडिया को हमने एनकरेज करा पब्लिक प्रोक्योरमेंट के थ्रू, ठीक है जी। फिर बेटा कुछ कुछ चैलेंजेस तो इंडस्ट्रीज ने भी फेस करे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, लोकल क्रेडिट, लो क्रेडिट एक्सेस फॉर एमएसएमई, करा तो सेम एमएसएमई के लिए क्रेडिट, पर चैलेंज ये कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, असल में जब हम लिमिटेशन बनाते हैं तो वही सारे जो इनिशिएटिव्स है ना उन्हीं की कमियां बता रहे हैं कि इनिशिएटिव्स तो हैं पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, राइट। लेबर मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट, प्रोडक्टिविटी में लॉस, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इशू, प्रमोट तो करा हमने एक्सपोर्ट को पर अभी भी कॉम्पिटिटिव इशू था, क्यों? नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी भी थे, टैक्स नहीं ले रहे थे आप पर दूसरे तरीके से बैरियर्स अभी भी लगाए हुए थे। ग्लोबल स्लोडाउन था, इन्फ्लेशन, राइजिंग इनपुट, प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल, मैंने बताया ना इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। मॉनेटरी टाइटनिंग, रेजिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, मनी अभी भी दिक्कत थी कंट्री में मनी सप्लाई को लेके, तो क्रेडिट अभी भी उतना नहीं था जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ती थी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज इंटरेस्ट, राइट बेटा, किसमें देखा जाता था? इंक्रीज इंटरेस्ट में। नाउ द टर्शियरी सेक्टर विच इज सर्विस सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, आईटी और फाइनेंस, लार्जेस्ट सेक्टर है बेटा, which is for contributing 3.9% of the India among top exporter of the service in India, 3.9% of the India among top exporters of the services globally, पूरे ग्लोबल में जितने भी इसमें 3.9% कंट्रीब्यूशन किसका है? इंडिया का है। मेजर रिसिपेंट ऑफ एफडीआई इनफ्लो, क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेजर इनफ्लो रिसिपेंट करने वाला सेक्टर है, सबसे ज्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर, ठीक है ना, टर्शियरी सेक्टर बोल रहे हैं जिसको। इश्यूज क्या थे? अभी भी हमारी इनपुट कॉस्ट ज्यादा थी, वीक था हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, अभी भी है ना, जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट था वो अभी भी क्या था बेटा? वीक था। स्किल्स की अभी भी कमी थी,
मतलब है अभी, ठीक है करंट स्टेटस है कि अभी भी सर्विस सेक्टर में उतने स्किल्स की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है और इनपुट कॉस्ट अभी भी ज्यादा है, जिसकी वजह से सर्विस सेक्टर में भी इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है जी, सो दिस इज माय सर्विस सेक्टर। थोड़ा चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल है, पढ़ने वाला है और डिटेल में स्टडी करना है, इसको समझना है। हमने कर दिया बेटा सिलेबस खत्म मेरी तरफ से, पूरे कंसेप्ट्स तो जितने भी चैप्टर में आपको क्वेश्चंस के थ्रू मैक्सिमम कवर करने हैं बेटा, ठीक है ना। चैप्टर लर्न करने वाला है, समझने वाला कम है, लर्न करने वाला ज्यादा है। तो आई होप सारे चैप्टर्स की रिवीजन बढ़िया से हो गई है बेटा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना बेटा, बता देना पूरे सब्जेक्ट की। जो जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, सारे चैप्टर्स की रिवीजन बढ़िया से हो गई या नहीं हो गई, एग्जाम में फोड़ के आओगे ना भाई, बता देना एग्जाम में क्या करने वाले हो। सारे चैप्टर्स की रिवीजन बढ़िया से हो गई है यहाँ पर। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज GNG 2.0 ऑफ माय सब्जेक्ट। तो बेटा मिलते रहेंगे आगे जीवन में, ठीक है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, बाय बाय, सी यू, टाटा।